हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि जॉन्डिस। इसके बारे में बताएंगे कि जॉन्डिस होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो जॉन्डिस जो वर्ड है ये लिया गया था जॉन्स वर्ड से। इसका मतलब होता है इलोइस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? इलोइस, इलोइस कलर। इसका डिफिनेशन क्या होता है? इलोइस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, नेल इज कॉल्ड जॉन्डिस। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अगर ये स्किन, माउथ या होल ओवर बॉडी में अगर नेल, स्क्लेरा पे होता है, इलोइस कलर का अगर बॉडी का इलोइस कलर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। इफ सीरम बिलोरुबिन लेवल मोर देन 2 mg, जो बिलोरुबिन लेवल होता है नॉर्मली कितना होता है? 0.6 से 1.2 mg पर DL होता है। पर ये बढ़ के कितना हो जाता है? अगर मोर देन 2 mg हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्या है? एडल्ट जॉन्डिस है तो 2 mg। नहीं तो अगर न्यूबॉर्न या इन्फेंट वगैरह में जो भी होता है उसका बिलोरुबिन लेवल 5 तक भी चला जाता है तो वो जॉन्डिस में नहीं आता है। लेकिन ये क्या है? एडल्ट जॉन्डिस है, यानी जो एडल्ट है उसके लिए जॉन्डिस है, चिल्ड्रेन के लिए नहीं है। चिल्ड्रेन के लिए अलग जॉन्डिस आता है, उसका बिलोरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है यहाँ से। ठीक है। अब हम जॉन्डिस कैसे पता करेंगे कि जॉन्डिस है? तो हम साइन पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, हम साइन पहले देखेंगे। तो साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे जॉन्डिस होता है किसी भी पर्सन को तो फेस में येलोइश कलर हो जाता है, येलो कलर आने लगता है फेस पे। फिर क्या होता है? जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा में भी जो नॉर्मल कलर होना चाहिए वो ना होकर क्या होने लगता है? येलो टाइप का आने लगता है स्क्लेरा पे। ठीक है। जो आई होता है, आई का स्क्लेरा होता है, उसमें क्या होता है? येलो कलर का आने लगता है। इफ़ डार्क पीपल, अगर हम देखें डार्क पीपल में हम नॉर्मली स्क्लेरा पे पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। तो जो डार्क पीपल होता है उसमें हम क्या देखते हैं? हार्ड पैलेट देखते हैं। माउथ के हार्ड पैलेट पे हम देखेंगे कि वो जो हार्ड पैलेट है वो येलो कलर का होना शुरू हो गया हुआ है। तो हम इस साइन से हम पता लगा लेंगे कि उस पर्सन में जॉन्डिस है। ओके। तो हम समझेंगे आरबीसी का हेमोलाइसिस। आरबीसी का हेमोलाइसिस समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे जॉन्डिस का तो हम इसी में से एक टर्म जो हेमोक्सिनेज एंजाइम है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आरबीसी का हेमोलाइसिस होता है वो स्प्लीन में होता है। ठीक है। जब भी आरबीसी का लाइफ स्पान पूरा हो जाता है, 120 दिन से ज़्यादा हो जाता है, या उसका शेप एबनॉर्मल हो जाता है, या साइज़ में अगर कोई दिक्कत होता है तो क्या होता है कि स्प्लीन, जो ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको, स्प्लीन को आरबीसी का, उससे गुजरता है आरबीसी। तो आरबीसी जैसे स्प्लीन से गुजरता है तो उसमें रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल होता है जो कि आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है। और उसको क्या करता है? अपने आप उसको ख़त्म कर देता है, किल करता है और नया सा आरबीसी बनाना चालू करता है। तो देखेंगे आरबीसी जो होता है, आरबीसी का साइज़ 7.2 माइक्रोन होता है। ठीक है। आरबीसी में 65% वाटर होता है, 2% अदर होता है। मतलब जो जैसे कि होता है सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये अदर में आते हैं। ठीक है। और जो आरबीसी का 35% जो भाग है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन को समझेंगे कैसे हीमोग्लोबिन से बिलोरुबिन बनता है, और बिलोरुबिन का लेवल जो ज़्यादा हो जाता है, अगर ये अच्छे से प्रक्रिया नहीं हो पाता है, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो यही बिलोरुबिन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में 35%। ठीक है। उस पर हीमोग्लोबिन पे वर्क करता है हीमोक्सिनेज एंजाइम, और ये हीमोक्सिनेज एंजाइम जब हीमोग्लोबिन पर वर्क करता है तो हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, हीम और ग्लोबुलिन। हीम और ग्लोबुलिन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये ग्लोबुलिन जो होता है स्टोर हो जाता है कहाँ? स्प्लीन में। इसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको काहे पे काम करना है? बिलोरुबिन पे। ठीक है। तो जो हीम होता है ये कन्वर्ट होता है पोरफायरिन प्लस आयरन में। आयरन स्टोर हो जाता है, फिर से रीयूज़ होने के लिए स्टोर हो जाता है। और जो पोरफायरिन होता है ये कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में। ये बिलीवर्डिन जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब ये जो बिलीवर्डिन है ये रिडक्टेज हो गया, यानी टूट के बिलीरुबिन में बन जाएगा। ठीक है। अभी जो बिलीवर्डिन है ये क्या होता है? येलो। ये येलो होता है, येलो कलर का वेस्ट होता है। इसका यूज, बिलीरुबिन का यूज बॉडी में नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो बिलीरुबिन है उसको अपने बॉडी में अगर जैसे वो बढ़ेगा तो वही जॉन्डिस का कॉज हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसका क्या होता है? बॉडी एक्सक्रीट करता है। ठीक है। इसको निकालता है। जो निकालता है तो 2 एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकालता है, या तो किडनी से या तो जीआईटी सिस्टम से निकाले तो उसको क्या बोलते हैं? स्टूल।
स्टूल अगर स्टूल में बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है 80% होता है, और यूरिन के थ्रू जो निकलता है वो कितना होता है 20%। जो यूरिन के थ्रू 20% निकलता है तो क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। और जो स्टूल के थ्रू 80% हमारे बॉडी से एक्सक्रीट निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टेरोबिलिनोजन, ठीक है। और जो स्टूल का कलर यूरिन का कलर और स्टूल का कलर येलो होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है। अब आगे का जो भी एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन है, इसलिए हम समझेंगे कि जो जॉन्डिस का 3 टाइप होता है, अगर इसको हम समझेंगे तो वो 3 टाइप हम समझ में आ जाएगा कि एक्सक्रीशन का 3 टाइप, बिलिरुबिन का 3 टाइप क्या होता है, ठीक है। जो स्प्लीन होता है हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है। इसमें क्या पाया जाता है, पहले भी बताया है कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल होता है जो कि जो आरबीसी कमज़ोर हो गया हुआ है, लाइफ स्पान उसका ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो आरबीसी क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड है, वाटर इनसोल्यूबल है बिलिरुबिन, ये क्या होता है, जो स्प्लीन वेन होता है, पोर्टल वेन होता है, एल्बुमिन की मदद से, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, बिलिरुबिन को स्प्लीन से पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ ले आता है, लीवर में, ठीक है। अब ये जो लीवर में आता है बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड रहता है, उस टाइम में वाटर इनसोल्यूबल रहता है। लेकिन जब लीवर में आता है तो लीवर के पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है UDPGT एंजाइम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरेडिल डाइफॉस्फेट ग्लूटामेट ट्रांसएमिनोज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है UDPGT, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन को कहाँ में कन्वर्ट करता है, कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट और वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाए वैसा बिलिरुबिन बना देता है। जिससे क्या होता है कि जो मतलब एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू वो इजीली हो जाता है, क्योंकि जब तक वाटर में नहीं मिलेगा तो स्टूल में नहीं आएगा, ना किडनी में जाएगा। तो इसीलिए ये जो UDPGT एंजाइम है ये कहाँ में कन्वर्ट कर देता है, वाटर सोल्यूबल या डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन को, ठीक है। अब देखेंगे अब ये कैसे स्टूल और यूरिन में आता है। तो लीवर में एक राइट हेपेटिक डक्ट होता है और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे लीवर में क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा स्टोर कर देता है, सम अमाउंट ऑफ ये स्प्लीन, जो बिलिरुबिन होता है वो थोड़ा सा गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा स्टोर हो जाता है। अब जो सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर का और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो लीवर का डक्ट है, ये दोनों मिलके क्या बना जाता है, कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। अब जो वाटर सोल्यूबल जो बिलिरुबिन रहेगा वो लीवर के थ्रू होते हुए, बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए, ठीक है। और ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिला के क्या बनाता है, एम्पुला ऑफ वाटर, इसके थ्रू आएगा और कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, बिलिरुबिन जो कि वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। वो ड्यूडेनम में आएगा और ड्यूडेनम में आके, ठीक है, ड्यूडेनम में आके स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारा चीज़ से प्रोसेस GTI के जो ऑर्गन GIT जो होता है उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा आपका स्टूल में कितना आया, 80% का है, कौन सा फॉर्म में, स्टेरोबिलिनोजन फॉर्म में। और ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। और जो बाकी जो बचा 20%, ठीक है, बिलिरुबिन, वो जो ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है इन ब्लड में। जैसे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तो ब्लड की मदद से, ब्लड की हेल्प से किडनी में जाएगा। जो 20% बिलिरुबिन बचा हुआ है वो किडनी के थ्रू क्या जाएगा, यूरिन से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन बोलते हैं, बिलिरुबिनोजन, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और 20% एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। ये समझ में आया, ये इसलिए समझाया है ताकि हम आपको जो जॉन्डिस का टाइप होगा वो समझेंगे। पीरी हेपेटिक जॉन्डिस, टाइप ऑफ जॉन्डिस, 3 टाइप का जो जॉन्डिस होता है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट क्या है, पीरी हेपेटिक जॉन्डिस। पीरी का मतलब क्या होता है, पहले, और हेपेटिक का मतलब क्या होगा, लीवर। तो लीवर से पहले जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी कंडीशन आता है जिससे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, पीरी हेपेटिक जॉन्डिस। जैसे कि ये जैसे स्प्लीन से, ठीक है, स्प्लीन से बिलिरुबिन को ले जाने का काम कौन करता है, एल्बुमिन। अगर एल्बुमिन में ही डिफिशियंसी आ जाता है, एल्बुमिन का ही डिफिशियंसी हो जाएगा तो बिलिरुबिन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लीवर में वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, पीरी हेपेटिक जॉन्डिस होगा, ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, हाइपर स्प्लीनिज्म क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के फंक्शन में
ठीक है, एबनॉर्मलिटी आएगा। तो जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा वही नहीं हो पाएगा। स्प्लीन का जो फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। अगर वो डिस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या, तीसरा क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये एक तरह का जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आरबीसी होता है उसका जो आरबीसी का जो शेप होता है क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, सिक्कल टाइप का हो जाता है। ठीक है, और जो आरबीसी का शेप होता है नॉर्मल, वो कैसा हो जाएगा, सिक्कल टाइप का हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कौन सी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड वाटर इंसोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। और चौथा क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन का ही डिसऑर्डर होता है। इसके लिए एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे अच्छे से, उसमें समझेंगे थैलेसीमिया क्या होता है। ये क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल, ये भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ाता है, थैलेसीमिया भी। फिर क्या, RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जो मदर होती है, RH नेगेटिव मदर होती है, RH नेगेटिव मदर क्या करती है, RH पॉजिटिव बेबी कैरी करती है। ठीक है, तो उसमें भी प्रोसेस होता है कि जैसे RH नेगेटिव जो बेबी होता है उसमें ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है, उसको क्रॉस कर जाता है, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है। उसके कारण भी क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारा जितने भी कॉज है, ये क्या होता है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस का कारण बनता है। वैसा जॉन्डिस जो हेपेटिक जो लीवर होता है, लीवर से पहले कि फंक्शन में कोई भी गड़बड़ी आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। अब इसका सिम्टम क्या होगा, सिम्टम जो होगा, इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड वाटर इंसोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, वो सिम्टम होगा जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो 0.1 से 1 mg/dl होता है। ठीक है, ये समझ में आया प्री हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है। मेनली जो लीवर से पहले जो भी कॉजेज होगा उसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगा। ठीक है, टाइप ऑफ जॉन्डिस का दूसरा टाइप है हेपेटिक जॉन्डिस। तो हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है कि हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लीवर में कोई भी कमी या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है या उसके फंक्शन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो उसको क्या बोला कि हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। जैसे ये हेपेटाइटिस होगा और किसी पर्सन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस की वजह से जो फंक्शन होना चाहिए नॉर्मली लीवर का, उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और फंक्शन में कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा, इनडायरेक्ट अनकंजुगेटेड वाटर इंसोल्यूबल बिलिरुबिन बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या, एल्कोहलिक पेशेंट। जो एल्कोहलिक पेशेंट होता है, एल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, SDPGT ये सब लेवल बढ़ा रहता है पेशेंट में, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ लीवर जो होता है उसमें दिक्कत आएगा। और क्या होगा, लीवर का फंक्शन में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो UDPGT एंजाइम होता है, UDPGT एंजाइम होता है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, हेपेटिक जॉन्डिस का कारण बन जाएगा। ठीक है, और देखेंगे UDPGT एंजाइम, जैसे UDPGT एंजाइम क्या होता है, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को, यानी वाटर इंसोल्यूबल बिलिरुबिन को क्या में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। ठीक है, तो अगर जैसे UDPGT का कमी आएगा, उसमें अगर डिफिशियंसी हो UDPGT एंजाइम में, यूरिडिल डाइफॉस्फेट ग्लूटामेट ट्रांस एमिनोज एंजाइम, अगर इसमें अगर दिक्कत आएगा, ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको जो डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, तो ये कमी हो जाएगा, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, उसका लेवल बढ़ने लगेगा, जिसके कारण से हेपेटिक जॉन्डिस होगा। ठीक है, अब सिम्टम क्या होगा इसका, वही सिम्टम होगा, इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, काहे में बढ़ा मिलेगा, जब LFT करेंगे और डायग्नोसिस इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। नॉर्मल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, 0.1 से 1 mg/dl होता है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा टाइप जॉन्डिस का, जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। इसके वर्ड से पता चल रहा है कि पोस्ट हेपेटिक मतलब लीवर से जो बाद में आने वाला जो भी पार्ट है उसके एक्सक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलेंगे। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम पता करेंगे कि होता क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ बिलिरुबिन या किडनी डैमेज रिजल्ट इन इंक्रीज डायरेक्ट या वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन इज कॉल्ड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। जैसे कि एक डुबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक है,
ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इसमें पूरा कंप्लीटली अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो सीरम बिलिरुबिन है वाटर सोल्यूबल, यहाँ पे तो यूडीपीजीटी एंजाइम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो चुका है। जो वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में बदल चुका है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बिलिरुबिन में बदल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है या वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ेगा और उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या, रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन होता है कॉमन बाइल डक्ट का। ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट होता है, जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ऑफ गालब्लैडर से बना होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन तो होगा पर कम्प्लीटली बंद नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटर्स सिंड्रोम बोलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा, सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, किडनी फेलियर। अगर किडनी फेलियर होगा तो जो एक्सक्रीशन होता है, जो 20% बिलिरुबिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, वो किडनी के थ्रू यूरिन में जाता है और यूरिन से क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। अगर इसमें ही ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये 20% जो बिलिरुबिन निकलना चाहिए बॉडी से वो क्या होगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। और वही जॉन्डिस कॉज करता है। इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। सिम्टम क्या होगा, सीरम जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, ठीक है, वो 0.1 से 0.3 mg 0.1 से 0.3 mg तक जो होना चाहिए सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन का या वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन का, वो बढ़ के कहाँ हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में देखेंगे, जिसकी वजह से हम पता लगा पाएंगे कि ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, ठीक है। देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जांच कौन कौन सा हम जांच करेंगे जिससे हम पता लगा पाएँ कि ये जो पेशेंट है जॉन्डिस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेशेंट में प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि पहले उसको कोई जॉन्डिस का कारण तो नहीं, जॉन्डिस तो नहीं हुआ हुआ, वो देखेंगे, ठीक है। उसके वजह से भी बाद में जॉन्डिस होने का चांसेस रहता है, इसीलिए हम वो देखेंगे। दूसरा क्या देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन। जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसका जो पूरा बॉडी होता है, ड्यू टू बिलिरुबिन का जो पूरा बॉडी में फैलने की वजह से स्किन येलोइश पड़ जाता है, स्किन का येलो पड़ जाना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, जो स्क्लेरा होता है आई में हम देखते हैं, आँख में हम देखते हैं तो आई भी क्या हो जाता है, पूरा पीला टाइप से आने लगता है। फिर उसको क्या देखते हैं, माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं, ठीक है। अब जो डार्क पीपल होता है, ठीक है, डार्क पीपल में क्या होता है, जो स्क्लेरा उससे भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और स्किन से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जॉन्डिस, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हार्ट पैलेट। जो ब्लैक पीपल होते हैं काले रंग के, उसमें क्या होता है, हार्ट पैलेट देखते हैं। हार्ट पैलेट से हमको क्या पता लग जाएगा कि वो पेशेंट जॉन्डिस का है, वो पीला टाइप का हार्ट पैलेट दिखेगा तो पता हम लगा पाएंगे कि वो पेशेंट जॉन्डिस का है। अब कॉन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, अगर हम ये फिजिकल एग्जामिनेशन था और इससे फिजिकल एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टाइप से हम पता करते हैं कि हाँ ये पेशेंट जॉन्डिस का है, पर जो कॉन्फर्मेटिव टेस्ट होता है कि हाँ ये पेशेंट अब जॉन्डिस वाले पेशेंट में ही आएगा, तो उसमें क्या हम देखते हैं, कॉन्फर्मेटिव डायग्नोसिस में क्या कराते हैं, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं, जो कि ब्लड हम निकालते हैं और प्लेन फाइल में हम भेजते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर पे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल देखते हैं, फिर सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखेंगे, फिर क्या देंगे, सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन देखेंगे, ठीक है। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, 0.6 से 1.2 mg पर डेल, ठीक है। और उसमें भी एक होता है सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल, जो कि 0.1 mg से 1 mg पर डेल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ा मिलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरी हेपेटिक या हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे, ठीक है। पीरी हेपेटिक या हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे, जिसमें कि बहुत सारा कारण हो सकता है, एल्यूमिन का डिफिशियंसी हो सकता है, ठीक है, वो यूडीपीजीटी एंजाइम का लेवल एंजाइम का लेवल कम हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस वाला पेशेंट हो सकता है, ठीक है, और एल्कोहलिक पेशेंट तो हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है कि उस पेशेंट में वो जो हेपेटाइटिस है और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो भी है, एल्बुमिन का जो क्या बोलते हैं उसको, स्प्लीन वाला, अगर उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। हाँ, और तीसरा क्या हो जाता है, स्प्लीनोजन, हाइपर स्प्लीनोजन वाला कंडीशन, ये सब कारण क्या बनता है, प्री हेपेटिक और हेपेटिक जॉन्डिस का बनता है। उसके कारण क्या हो सकता है, सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसको डायग्नोसिस करेंगे और ये बढ़ा मिलता है तो हम ये सब ये कर पाएंगे कि हाँ ये प्री हेपेटिक और हेपेटिक जॉन्डिस वाला पेशेंट है। अगर सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा मिलता है 0.1 mg
से 0.3 mg तक होना चाहिए। अगर ये बढ़ा मिलता है, ये वाला बढ़ा मिलता है, तो क्या हो जाएगा, पोस्ट हेपेटिक में आ जाएगा, पोस्ट हेपेटिक में आ जाएगा। पोस्ट हेपेटिक में क्या आएगा, पोस्ट हेपेटिक में जैसे क्या होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बाइल डक्ट में, या किडनी फंक्शन में कोई फंक्शन में गड़बड़ी आ सकता है, ठीक है। ये सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ा मिलता है तो ये सारा डायग्नोसिस फाइंड आउट करेंगे हम कि उसको क्या हो सकता है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। और ये हम कहीं में देखेंगे, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस LFT में देखेंगे, ठीक है। ब्लड का हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। अब क्या देखेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे और उसमें कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे, फोचेट टेस्ट आता है, फिर एनालिटिक टेस्ट करते हैं, यूरिन डिपेस्टिक टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है वो कौन होता है, LFT ही होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे हम पता लगा पाएंगे कि हाँ पेशेंट को जॉन्डिस है। अब हम मेडिकली मैनेजमेंट करेंगे जॉन्डिस का। सबसे पहले तो ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज़। जॉन्डिस का क्या कारण है उसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे अगर पर्सन एल्कोहलिक है तो उसको एल्कोहल का ये एडिक्ट है उसको हटाएंगे, या अगर एस्पिरिनोजेन है, हाइपर एस्पिरिनोजेन है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो जॉन्डिस होता है इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये फेनोबार्बिटोल है, ठीक है। फेनोबार्बिटोल क्या होता है, UDPGT प्रिकर्सर होता है, ठीक है। UDPGT प्रिकर्सर क्या होता है, UDPGT वही होता है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर इनसोल्युबल बिलिरुबिन को वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करेगा। तो इजीली क्या होगा, जैसे वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन बन जाएगा तो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी के थ्रू, और जो भी बिलिरुबिन फैला हुआ है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, पूरा एक्सक्रीट कर जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे 3-मेसोपरफेरिन। ये क्या होता है, एक तरह का हीमोक्सिनेस इनहिबिटर होता है। हम जब जॉन्डिस हम पढ़ाए थे तो उसमें हीमोक्सिनेस एंजाइम पढ़ाए थे, जो कि हीमोग्लोबिन को क्या करता है, हीम में कन्वर्ट करता है, और हीम जो कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन को, तो जो हीमोक्सिनेस इनहिबिटर होता है क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने से उसको रोक देगा। अब जैसे हीम में कन्वर्ट नहीं होगा हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, बिलिरुबिन बनना बंद हो जाएगा, और बिलिरुबिन बनना बंद होगा तो जॉन्डिस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे। पर्सन को फ्लूइड थेरेपी इसलिए देंगे कि जो भी बिलिरुबिन है, ठीक है, अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो जो बिलिरुबिन है वो फ्लूइड के साथ, ठीक है, बाइंड अप होकर क्या हो जाएगा, किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, जो जॉन्डिस होगा और ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लूइड थेरेपी हम देंगे। अब जब सीवियर कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या हम देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। और किसी पर्सन, अगर वो पर्सन है, ठीक है, अगर कोई ब्लड एबनॉर्मलिटी है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट हो गया, थैलेसीमिया वाले पेशेंट हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर करेंगे, जिससे जो बिलिरुबिन वाला जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूट हो जाएगा नॉर्मल ब्लड में, तो जो जॉन्डिस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर। डाइट है, डाइट में पेशेंट को क्या हम एडवाइस करेंगे, लो प्रोटीन डाइट एडवाइस करेंगे और लो फैट डाइट एडवाइस करेंगे, जो कि अगर लो प्रोटीन और लो फैट डाइट रहेगा तो इसलिए क्या करेगा, पेशेंट डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट रहा जॉन्डिस का।